के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे लोग आज भी हैं। प्रगतिवाद में हमें मिल मालिक और मजदूरों के बीच ऐसी विकट स्थिति देखने के लिए मिलती है। उसके साथ ही साथ निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ये वर्ग संघर्ष और शोषक और शोषितों के बीच का वर्ग संघर्ष हमें दिखाई देता है। आगे चलकर प्रयोगवाद और समकालीन में, चाहे वह काव्य हो, चाहे वह निबंध हो, नाटक हो, उपन्यास हो, किसी भी विधा को आप ले लीजिएगा तो आप देखते हैं कि जो वर्तमान समय में इस समाज में जो विशृंखलताएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसकी चर्चा मुझे नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि वो सब आप जानते हैं, उसके सब के आप गवाह हैं, साक्षी हैं, है ना। आज की दुनिया में कौन कौन सी समस्या है, इसका जिक्र मुझे यहाँ करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तो इन साहित्यकारों ने इन सारी समस्याओं को उठाया और हमारे समक्ष रखा। अब इस पूरे हिंदी साहित्य की दुनिया का जायजा लेते हुए मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए कुछ एक कविताओं की पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, और ऐसी पंक्तियों की तलाश में आप रहिएगा तो कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा पुनर्जीवित हो जाएगी, ये मैं कहने का प्रयास करना चाहती हूँ। देखिए, घनानंद के पास जाइए आप रीतिकाल में, बिहारी के पास जाइए, जहाँ बिहारी जैसा कवि है ना अपने राजा के दरबार में रहता था और उसने देखा कि अपना जो राजा है, राजा का आप नाम जानते हैं, है ना, वो जो राजा है वो एक नई ब्याही हुई एक अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। हाल ही में उनका विवाह हुआ है और वो जो उनकी पत्नी है उम्र में कम है। राजा उसके पीछे इतने दीवाने हैं कि दिन भर उसी के साथ बैठे रहते हैं, दिन भर उसी से बातें करते रहते हैं, दरबार की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और इसलिए बिहारी उन्हें कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात हे राजा, मतलब भौरे को कह रहे हैं, हे भौरे, ये तो अभी कली है, इस कली के पीछे तुम इतने दीवाने होगे तो आगे जब ये कली खिलकर फूल बन जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। राजा को संबोधित नहीं कर रहे, संबोधित कर रहे हैं भौरे को। बात किससे की जा रही, संकेत किसकी ओर है, राजा की ओर। राजा ने समझ लिया कि ये मुझे कहा जा रहा है कि हे राजा, तुम राजा हो, तुम्हारे कर्तव्य अपनी जगह है और तुम्हारा प्रेम अपनी जगह है। तुम्हारी पत्नी अभी तो छोटी बच्ची है, 14-15 साल की, उसके पीछे यदि तुम इतने दीवाने हो, आगे चलकर ये औरत बन जाएगी, विकसित हो जाएगी, तब तुम इसके पीछे कितने दीवाने होगे। और तुम अगर इतने दीवाने होकर अगर उसी के साथ दिन भर रह लिए तो फिर दरबार में सारा कामकाज कौन देख लेगा। आप ये सब नहीं कर सकते, आप राजा हैं, कोई आम व्यक्ति भी नहीं कर सकता, पर चलो वो करता है तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके ऐसा करने से राज्य को बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। उस जमाने का राजा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने उन्हें राजकवि घोषित कर दिया, है ना। उन्हें अच्छा लगा कि एक डर भी था ना कि वो दरबार से कहीं निकाल न दे, बिहारी को डर भी था, रहना चाहिए था, मगर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। जो उस समय के जो रीति सिद्ध कवि थे, उन्होंने कभी अपने स्टेटस की परवाह न करते हुए इस तरह से जो कुछ भी सही था वो अपनी राजाओं को, आश्रयदाता राजाओं को बताया और उन्होंने वह स्वीकार भी किया। तो दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर कुछ बुरा है तो उसे स्वीकार भी करना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई बुराई नज़र आती है समाज में तो बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, मगर बोलने का एक ढंग होता है, कैसे उस बात को आप कहें, सामने वाले का दिल न दुखाते हुए भी उसी बात को कैसे कहें, ये आपको देखना चाहिए। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी प्रेम का, घनानंद के काव्य में आप देखते हैं कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, पता है ना। और घनानंद बहुत प्रिय कवि थे मोहम्मद शाह जी के, और तो जब भी मोहम्मद शाह रंगीले अपने दरबार में आते थे तो वे घनानंद से सबसे पहले कहते थे कि आप गाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, मतलब आप कविता सुनाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। और इस बात के कारण जो बाकी जो कवि थे वो उनसे ईर्ष्या रखते थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो एक दिन सभी कवियों ने मिलकर
किया। उन्होंने जाकर मोहम्मद शाह जी से कहा कि राजा, आपको पता है घनानंद गाते भी हैं। जबकि उन कवियों को पता था कि घनानंद गाते हैं, पर सिर्फ अपनी प्रियतमा सुजान के लिए और किसी के लिए नहीं गाते, ये उन्हें पता था। फिर और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और जाकर राजा से कहा कि आपको पता है ये गाते भी हैं, कल आप इनसे गवाइए। तो दूसरे दिन दरबार खुल गया। राजा बैठे हुए थे और मोहम्मद शाह रंगीले, मतलब राजा बैठे हुए थे और उनके जो सारे जो दरबारी थे वो वहाँ पर आए, उनका आगमन हुआ। कवि आए, घनानंद भी आए, सुजान भी वहाँ पर थी। सुजान नर्तकी थी, आपको पता है ना, उनके राज दरबार में। तो राजा ने कहा कि घनानंद, हमने सुना है कि आप बढ़िया गाते भी हैं, आज हमें आप गाकर सुनाइए। तो घनानंद ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं नहीं गा सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको गाना पड़ेगा। तो इन्हीं में से एक कवि ने आकर मोहम्मद शाह जी से कहा कि आप सुजान से कहिए, सुजान के कहने पर वो गाएगा। अब राजा को ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनको अपना स्टेटस देखना चाहिए था। उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, तुरंत कहा, सुजान आप कहिए ना उनको गाने के लिए। तो सुजान ने घनानंद को इशारा किया। जैसे सुजान ने घनानंद, और सुजान उस तरफ थी, बैल्कनीज हुआ करती थी, आपने देखी होंगी धारावाहिक या फिर सिनेमा में, तो एक बैल्कनी में वो बैठी हुई थी और वहाँ से उन्होंने कहा कि आप इशारों में कहा कि घनानंद आप गाइए। जैसे उन्होंने कहा तो घनानंद ने राजा की तरफ पीठ की, सुजान की तरफ देखा और गाना शुरू किया। और इसका नतीजा ये हुआ, गाना तो खत्म हुआ, सब राजा बहुत खुश हुए, पर बाद में उन्हें किसी ने याद दिलाया कि ये आपकी तौहीन है कि वो आपकी तरफ पीठ करके गा रहा है। आपने देखा होगा ना, राजा के को कभी पीठ नहीं दिखाते थे, तो पीठ करके ये कभी गा रहा है, तो उन्हें देश से निकाल दिया गया, तड़ीपार किया गया। और तब वो सुजान के पास गए और उन्होंने कहा, चलो सुजान हम चलते हैं यहाँ से। तो सुजान ने कहा, अब ये सारी बातें घनानंद सागर कवित्व में जो लिखी है वो है, हम कुछ उस ज़माने में पैदा नहीं हुए थे कि हम देख सकें, मगर जो बातें लिखे हुए रूप में हमें मिलती हैं वो ये है कि वो गए उनके पास और कहा कि चलो मेरे साथ। तो सुजान ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास साथ। तो घनानंद ने कहा, ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए मैंने गाया, तुम इसके कारण मुझे निकाल दिया गया और आज तुम कह रही हो कि तुम नहीं आ सकती मेरे साथ, ऐसे कैसे, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसने कहा, हेलो, आपसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? आप मुझसे प्यार करते होंगे, ये आपकी समस्या है या आपका प्यार है, मगर मैं कहा तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कब कहा? नहीं, तुम मेरा गाना सुनने आती थी, रोज़ चाहती थी कि मैं तुम्हें सुनाऊँ, मैं तुम्हें सुनाऊँ। तो वो गाना, वो कला है, मैं नर्तकी हूँ, मुझे गाने से प्यार था, तो मैं रोज़ आती थी तुम्हारे पास सुनने के लिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार करूँगी। घनानंद बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जहाँ बैठकर उन्होंने कहा, घनानंद कवित्व लिखा, वहाँ बहुत सारे पद लिखे, पूरा घनानंद कवित्व लिखा, मगर उसमें एक पद बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके समक्ष में रखना चाहूँगी, जिसमें मूल्य मिलते हैं, प्रेम का मूल्य, फिर मैं कहूँगी प्रेम का मूल्य। वो कहते हैं, अति सूध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बात नहीं। यानी प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है, जहाँ वहाँ थोड़ा सा भी बांकपन नहीं होता, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होता। अति सूद स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बात नहीं, तहाँ साच चले तजी आपन को, झजके कपटी जे निशांक नहीं। जो सोच के चलते हैं कि मुझे इतना पाना है, उतना पाना है, जो झिझकते हैं और जो कपटी होते हैं, ये मार्ग उनके लिए नहीं है। ओके, फिर वो कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरी आंख नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन ले पदे छटांत नहीं। यानी तुम कौन सी पहाड़ी, मतलब प्रेम का जो मार्ग होता है उसमें ऐसा है कि लेन देन की बात वहाँ होती है, एक ही आंकड़ा होता है, प्रेम वंजा प्रेम, है ना, दूसरा आंकड़ा नहीं होता। तुम कौन सी पार्टी पढ़ के आई हो कि तुम मन भर प्यार तो मुझसे ले रही हो, पर छटांग भर प्यार भी मुझे नहीं दे रही हो। ये मन और छटांग को छोड़ दीजिए आप, वो पहली और दूसरी पंक्तियाँ पकड़ लीजिए और देखिए, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर इतना सीधा मार्ग होता है, अब ये घनानंद वाले और सुजान वाले प्रेम को भूल जाइए, मैं
सार्वभौमिक प्रेम की बात कर रही हूँ। जब सार्वभौमिक रूप से भी प्रेम अगर इतना सीधा है तो फिर हम बागपन से क्यों चलते हैं? रास्ता जब सीधा होता है तो हम सीधे गाड़ी चलाते हैं, सीधे चलते हैं, हम थोड़े ऐसे बागपन से चलते हैं। तो प्रेम का मार्ग जब सीधा होता है तो वहाँ बागपन क्यों? सीधी सी बात है ना? तो ये बात जो हमें घनानंद की यहाँ मिलती है। फिर अपने केदारनाथ सिंह को आप देखिए, मैं जो पंक्तियाँ आपको मूल्यों की ओर ले आ रही हैं मैं उनकी चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे वो कहते हैं, मातृभाषा के संदर्भ में उनका प्रेम देखिए। वो कहते हैं कि जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काट के पास, वायुमान लौटते हैं अपने डैने पसारे हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी मातृभाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब जब चुप रहते रहते दुखने लगती है मेरी जीवा, जीभ दुखने लगती है मेरी जीवा, या जीभ है हाँ, और मेरी आत्मा दुखने लगती है मेरी आत्मा। ओके, कुछ एक पंक्तियां आगे पीछे हो गई होंगी, मगर इसका भाव आप पकड़ लीजिए कि अपनी मातृभाषा से उनका इतना प्रेम है। वो कहते हैं कि मैं जब किसी पराई भाषा में बात करता हूँ तो मैं मेरी जीभ, चूँकि वो पराई भाषा मुझे बोलनी नहीं आ रही है इसलिए मैं चुप रहना चाहता हूँ ताकि हंसी मजाक न हो, और मैं जब चुप रहता हूँ तो मेरी जीभ दुखने लगती है ना, मेरी आत्मा कतराने लगती है, और फिर मैं मातृभाषा में लौट आता हूँ और बड़ी सहूलियत से के साथ मैं बात करता हूँ, है ना। तो ये प्रेम, मातृभाषा के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, सख्य भाव का प्रेम, ये हमने देख लिया है ना। इसके साथ हमारे अरुण कमल जी समकालीन की ओर आते हैं। अरुण कमल जी कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। अब ये जो कविता है, ये कविता वंचितों की कविता है। वे जो हाशिए पर हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त नहीं है, ये उन लोगों के लिए लिखी गई जो कहते हैं कि अपने पास क्या है, रोटी कपड़ा मकान, जब सब कुछ तो मांग के लिया हुआ है, हींग हल्दी नमक तेल सब कुछ तो मांग के लिया है, अपना क्या इस जीवन में, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। पर कवि अरुण कमल कहते हैं धार इंपॉर्टेंट है, लोहा होने से काम नहीं चलता भैया। देखिए बात को पकड़ लीजिए आप कि तुम वंचित हो, दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों से मांगने पर तुम्हें सारा लोहा मिल जाया करता है, मगर कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, तुम्हारे पास धार तो है ना, कुछ नहीं है बाकी चीजें पर धार तो है, धार लगा दो लोहा अपने आप बोलने लगेगा। और इसी बात को शमशेर बहादुर सिंह ने भी कितने प्यार से कहा है, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, है ना। तो संसार का जो भेद है वो बात ही खोल देती है, हाँ। और ये जो बात है, उस बात में अगर मिठास हो तो मिठास खोल देगी, उस बात में अगर कड़वाहट है तो कड़वाहट खोल देगी, उस बात में अगर प्रेम है तो प्रेम खोल देगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ और अपने भाषण को यहाँ मैं समाप्त करती हूँ कि यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति में आज हम जी रहे हैं। किसी भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं और जब वो हमारे लिए उपयोग के लायक नहीं रहती है तो उसे फेंक देते हैं, फिर उसे कभी याद नहीं करते, फेंक देते हैं। ये संस्कृति हमारे मन में इस कदर बैठ गई है कि हम रिश्तों को भी हम ऐसा ही करते हैं, आज इनसे काम है उनसे काम लेती हूँ, कल मैं उसे भूल जाती हूँ। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति साथियों, पुराने ज़माने की ऐसी रही है कि हम जिसके प्रति जो हमसे मिला हमेशा के लिए हमारे साथ रह गया, जिससे हमने वफादारी निभाई, हमेशा से निभाई। अगर वो चीज़ खराब हुई हमने उसे दोबारा दुरुस्त किया, है ना। तो जैसे हमारे रिश्तों की बात करते हैं तो कोई रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, तो जो रिश्ता है उसे हम संजोए रखते थे। माता पिता बूढ़े हो गए, ये नहीं कि कितने वृद्धाश्रम थे पहले ज़माने में, आज कितने बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, क्यों हम उन रिश्तों को, उन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देना चाहते। वी वॉन्ट न्यू, हमें कुछ नया चाहिए, हमारे उसके उन सारी बिगड़ी हुई चीज़ों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, फिर वो माता पिता ही क्यों ना हो, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो
इस तरह से कामकाज, जीवन की आपाधापी कहिए या आज की संस्कृति कहिए, इसके कारण हम किसी भी चीज़ को दुरुस्त करके उसे हम पुनः उसका उपयोग नहीं करना चाहते, या किसी भी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, उसे दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए हम उसमें समय नहीं देना चाहते, है ना। और इसके कारण नतीजा ये होता है कि अकेलापन हमारे नसीब आ जाता है ना। तो इस तरह से ये जो सारी बातें हम जो देख रहे हैं आज की संस्कृति में, जो हम जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आज की संस्कृति में, आज के समाज में हमारे पास पैसा बहुत आ गया है, बहुत पैसा है, बहुत अमीरी है, साधन सुविधाएं बढ़ गई हैं, विज्ञान ने इतना आविष्कार किया है कि पूछिए मत, और करता जा रहा है, सब कुछ हमारे पास संभव है। मैंने तो एक जगह पे ये पढ़ा था किसी यूट्यूब पे किसी एक वीडियो में कि एक ऐसी लैब आने वाली है जिस लैब में 120 इंक्यूबेटर्स होंगे, समझ रहे हैं? इंक्यूबेटर्स, छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स, हाँ। और उस इंक्यूबेटर्स में माँ पिताजी के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन्स हैं, उनके माध्यम से बच्चे, मतलब अभी कोख में बच्चा जन्म देने की, मतलब उसे रखने की 9 महीने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरोगेट जो मदर्स हम लेते थे ना, उनके लिए वो भी अभी उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पर वो बच्चे 9 महीने रहेंगे। और नॉट ओनली दैट, आपको मतलब आश्चर्य होगा, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं ये भी बता दूँ, आप उस बच्चे को कस्टमाइज भी कर सकेंगे। बोलो, मतलब वो गोरा चाहिए कि सांवला चाहिए, लंबा चाहिए कि नाटा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए कि महामूर्ख चाहिए, या कैसा चाहिए, मतलब हीरो चाहिए कि आपको मतलब कला में इंटरेस्ट रखने वाला चाहिए कि साहित्य में रुचि रखने वाला चाहिए। कस्टमाइज, हम जैसे पैकेज कस्टमाइज करते हैं ना, वैसे कस्टमाइज बेबी मिलने वाले हैं। आप देखिए, यूट्यूब में जाकर देखिएगा तो इस प्रकार का। अब ये कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं है। और इसी वो लैब लगभग एक साथ 100 बच्चे कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वहाँ इंक्यूबेटर्स इतने हैं, एक साथ 100 बच्चे वो दे सकती है समाज को। तो सोचिए आगे का समाज कैसा होगा, जहाँ हम डिसाइड कर पाए। पर मैं उसके बाद वो वीडियो मैंने 2 बार देखा सर और मैडम, और मैं उसके बाद ये सोच रही थी, कस्टमाइज करने की भी जब समय आएगा ना, मेरा मूल्य यहाँ है, हाँ मेरा मूल्य यहाँ है कि कस्टमाइज करने का भी जब समय आएगा तो भी मैं सोचूंगी ना कि अरे इतना मेरे पास चांस है, अब मैं क्या करूँ, कितना फिट रखूँ इनको, कितना गोरा रखूँ, कितना ये रखूँ, कितना कंफ्यूजन कि सारी स्वतंत्रता भी जब आपको दी जाती है ना, सारी स्वतंत्रता। अब नैसर्गिक प्राकृतिक दृष्टि से अगर मेरा बेबी अगर कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं पैदा होता है, मेरा बच्चा ठीक ठाक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, सब समझ लीजिए, तो मुझे दुख होता है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ मैं खुद उसे कस्टमाइज कर रही हूँ, पूरी स्वतंत्रता मेरे पास है, समझ रहे हैं? तो भी इतनी दुविधा की स्थिति रहेगी, इतना अंतर्द्वंद रहेगा माता पिता के बीच कि वो बता नहीं पाएगा उस लैब वाले को कि मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा, कभी लगेगा ये ठीक है, कभी लगेगा वो ठीक है, कभी लगेगा ये ठीक है। इतना जो कंफ्यूजन है, क्योंकि उसके खुद के भी मूल्य कितने स्थायी हैं, कितने डेप्थ में गए हैं, कितनी गहराई में गए हैं, उसे खुद नहीं पता होगा, तो वो कैसे अपने बच्चे को कस्टमाइज सही ढंग से कर पाएगा? कस्टमाइज करने के लिए भी कस्टमाइज करने का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? तो वही है, पूरी स्वतंत्रता मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे मूल्य, मतलब मैं ये सोच रही थी सर कि जब मैंने वीडियो देखा कि चलो अपने भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य में मुझे जो बोलना है वो मुद्दा ही खत्म, मतलब वो उसी लैब में सारे बच्चों को डाल देते हैं और सारे मूल्य जो हमारे पुरातन थे वो सारे उनमें कस्टमाइज कर देते हैं। तो फिर अच्छा ही है ना, सारे के सारे सर्वगुण संपन्न मानव इस संसार में पैदा होंगे, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग है कि नहीं? पर क्या तब भी ऐसा हो पाएगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए पहले बुनियाद को सही होना चाहिए। और बुनियाद मजबूत तभी होती है, सख्त तभी होती है, मजबूत तभी होती है जब क्या होता है, उसके मूल्य बहुत पुख्ता होते हैं, संस्कार बहुत पुख्ता होते हैं, फिर उसे कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। अगर आप अंदर से, भीतर से बहुत ही मजबूत हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, धार्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर दृष्टि से अगर आप भीतर से बहुत ही सख्त, मजबूत, पुख्ता संस्कारों के साथ हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप हमेशा जीत आपको हासिल हो सकती है। आप
हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, विचारों के माध्यम से, अपने कर्तृत्व के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। तो साथियों, अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और आज हमारा सौभाग्य है कि यह सब जो भी ज्ञान संस्कृत में उपलब्ध था वह टीका सहित आज हमारे पास उपलब्ध है। लगभग हर भाषा में मुझे लगता है इनकी टीकाएं उपलब्ध हैं। हिंदी में तो है ही है। इनकी टीकाएं हमें पढ़नी चाहिए, इनमें जो अच्छा है वो हमें लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो आज के समय में शायद प्रासंगिक नहीं भी होंगी, मगर जो चीज़ें अच्छी हैं और प्रासंगिक हो सकती हैं उन्हें हमें लेना चाहिए, हमें अपने आप को संपादित करना चाहिए और एक बेहतर व्यक्तित्व को समाज के समक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास हिंदी साहित्य ने पूरी तरह से किया है। हिंदी साहित्य में से भी जो मूल्य जो हमने अभी गिनाए और ढेर सारे हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे जो महत्वपूर्ण लगे और जो मेन कोर एरिया प्रेम लगा, जिसके पीछे सारे मूल्य अपने आप चले आते हैं, इसलिए मैंने प्रेम वाले मूल्य को उठाया, सद्भाव वाले मूल्य को उठाया, भाईचारे वाले मूल्य को उठाया, ताकि बाकी मूल्यों की चर्चा हम वहीं पे उसको समाहित कर सकें, है ना। तो इन मूल्यों के साथ अगर हम चलें तो साथियों हम सबका जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस महाविद्यालय को पुनः एक बार मुझे यहाँ पर बुलाने, आमंत्रित करने तथा विषभाषक के रूप में अपने विचार व्यक्त करने का जो सौभाग्य दिया, जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साजिद शशि जी, यहाँ इस महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम जी, जो दूसरे जो अधिकारी हैं, मैनेजमेंट के जो वरिष्ठगण हैं, मान्यवर हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा कि हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, शोध छात्र हैं, हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं। आप सबके समक्ष ये भी अपना प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे, विचार रखेंगे, यह अवसर उन्हें प्रदान कर दिया। और इस संगोष्ठी में संयुक्त तत्वावधान में कार्य करने का अवसर आपने हमें दिया। ये हमारे लिए इस बहुत बड़े यज्ञ में एक छोटी सी समिधा मैं समझती हूँ हम दे पा रहे हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से। इसके लिए आप सबको वो कहते हैं देवम रक्षि केते देवम रक्षि केते ना नन्हे। थोड़े समय मैडम रेस्टोरेंट में बैठा था तो उनके साथ गवर्नर जी थी, तो वही थोड़े समय में उन्होंने थोड़ा कुछ मलयालम सिखाया और नन्ही तो दिव्या जी ने सिखाई। अब इसमें जो सत्र यहाँ पर समाप्त होने वो इसका अध्यक्ष के इसको कंक्लूड करने के लिए मैं डॉक्टर गवर्नर जी को सादर आमंत्रित करते। एक मिनट का टाइम। नमस्कारम। भारी शब्दों में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा ताकि हमारे सामने समय की बहुत कमी है। सभा में उपस्थित मेरे आदरणीय अतिथि सोनिया जी और महाविद्यालय यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज के मेरे साथी डॉक्टर शबाना जी और गणित के प्राध्यापक साथ ही साथ भाषा से जुड़ी हुई हमारे अपने मित्र सुनील कुमार जी, इस महाविद्यालय के मेरे मित्र और भाई, छोटा भाई सजी जी और उनके प्रिय पत्नी और आदरणीय साथियों, मित्रों, छात्र छात्राओं, सबका सादर प्रणाम। तो सोनिया जी ने चंद शब्दों में गहराई के साथ हिंदी साहित्य के शुरू से लेकर वर्तमान समय की साहित्यिक रचनाओं के गुजर कर भारतीय ज्ञान को किस तरह साहित्य में दर्शाया गया है और साहित्य में इसका प्रयोग समय समय पर साहित्यकारों ने और कवियों ने और ऋषियों ने किया है, संतों ने किया है, बहुत मनमाने ढंग से बहुत गहराई के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि संस्कृत के साथ ही साथ
तो अधिसाधारण मनुष्य तक भारत के विज्ञान की परंपरा को, भारत के ज्ञान की परंपरा को जो संस्कृत में समाहित किए गए हमारे भारतीय विचार बिंदुओं को भारत के साधारण मनुष्यों के साथ पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य हिंदी भाषा और साहित्य ने किया। वो हमारी गर्व की बात है। तो तुलसी ने कहा तो विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, अतिव्रत आदि को संस्पर्श करने का महत्वपूर्ण कार्य साहित्य ने किया है। तो लौकिक संस्कृत से लेकर वैदिक साहित्यिक से लेकर आज तक के साहित्यिक के विभिन्न रूपों में हम गुजर जाएं तो खोज करते तो पता चलता है कि विभिन्न रूप में कविताएं या साहित्य के अन्य विभागों में हम करके जाए तो पता चलता है कि मूल्य को, न्याय को, नीति को साहित्यकारों ने किस प्रकार दर्शाया है, प्रवाहित किया है और हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। ये सब चीजें वन बाय वन रूप में सोनिया जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो गोवा से आकर इस सभा को संबोधित किया है। तो हम सभी की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के नाम से कृतज्ञता ज्ञापित करके खासकर वैयक्तिक रूप में मैं अपना स्वागत और शुक्रिया अदा करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। और आगे चलकर संगोष्ठियाँ दो विभिन्न क्षेत्रों में चलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में चलेंगे। इसका कार्यान्वयन सजीत जी आगे बताएंगे। एक बार फिर सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। थैंक यू। मुख्य वक्तव्य का सत्र हम उसका समापन के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के शोधार्थी सुष्मिता जी को सादर आमंत्रित। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा कर्तव्य है हमारे विशिष्ट वक्ता एवं हमारे विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद अदा करना। तो मैं मैम के वक्तव्य के बाद थोड़ी देर लेट होकर के आई थी, फिर भी मैंने सुना, मैंने जो सुना था वो इसमें से शुरू हुआ था मैम की हमें जो प्रेम का जो हमारा मार्ग है, हमारा राह है वो सीधा होना चाहिए। तो ये सुनकर मैंने मेरा जो सीट था मैं वहाँ जाकर के मैं बैठी, तो उससे मुझे मालूम हुआ कि ये जो प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा ही है। इसलिए हम गए साल भी यहाँ जुड़े थे मैम। तो नेशनल सेमिनार था और ये इंटरनेशनल सेमिनार बन रहा है। तो सजित सर जी के और दिव्या जी के वो हमारे मन का जो प्रेम का संबंध है, मैं चाहती तो मैं आज नहीं आती थी, क्योंकि ये 2 साल का जो मेरा शोध चल रहा है उसमें अभी करीबन 20-23 से ज़्यादा पेपर मेरा हो गया। ये जो हमारा राह है, ये जो हम जो चल रहे हैं वो राह वो प्रेम का, इसलिए वो सीधा रहा। इसलिए मेरा मन नहीं बैठा कि मैं घर में बैठी रही या मेरे कॉलेज में बैठे रही, इसलिए मैं आई। और मुझे कल ही पता हो गया था कि दिव्या जी ने कहा था कि गोवा से आ रही है मैम, वो बहुत अच्छा था, वो उनका वक्तव्य बहुत अच्छा रहता है। और मुझे सुनते सुनते ये मालूम हुआ कि ये जो प्रेम के मूल्य के बारे में या ये जो संस्कृति के बारे में उन्होंने सिखाया, वो एक इतिहास ही उन्होंने बना दिया, क्योंकि आदिकाल से उन्होंने शुरू किया और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पूरा उन्होंने एकदम से कवर कर दिया। तो एक इतिहास ही हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आपके महत्व का ये जो हमारे साथ आपने जो ये वक्तव्य प्रदान किया उसके और मैं मेरे ओर से और हमारे डिपार्टमेंट के ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। और हमारे साथ यहाँ जुड़ी रही है हमारे सरकारी वनिता विमेंस कॉलेज की शबाना मैम गए साल में भी हमारे नेशनल सेमिनार की वक्तव्य के समान यहाँ उनका भी उपस्थित रहा था। तो मैम को भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में यहाँ मौजूद थे डॉक्टर गोबा कुमार जी को भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और यहाँ से आए विभिन्न विश्वविद्यालय के शोधार्थी और यहाँ के डिपार्टमेंट के सभी छात्राओं को मैं मेरे प्रति और डिपार्टमेंट के प्रति धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद।